प्रयागराज में अतीक अहमद के मर्डर के बाद से उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उसी में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी से इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वेश बदल करके रावण कैसे सीता मैया का हरण कर लेता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है। 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन सबसे ज़्यादा जीतेगा। उन्होंने ओम नमः शिवाय और शांति पे भी बात की और सारे राज खोले। क्या क्या बताए, पूरा सुने। देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। परिंदा पर नहीं मार सकता। आप ही सारे दुनिया को आमंत्रित करते हैं। उत्तर प्रदेश यहां पिन ड्रॉप है। सब आए निवेश करे। सारी दुनिया को, सारे देश को आप आमंत्रित करते हैं निवेशकों को। शांति ही शांति है। और ये कैसी शांति है? एक तरफ जहां प्रातः काल व्यवस्था है, भगवान शिव की पूजा के लिए भी ओम नमः शिवाय और ओम शांति, वहां आप अपना जो व्यवहार है उसको देखिए। किसी घटना को किस तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप ओम शांति का जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कितना उसमें ठीक उसका उल्टा विरोधाभास है। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे। क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैंने मैंने आपने एक गुहार लगाई थी न्यायालय से कि आपके छोटे भाई को खतरा है। उसी जेल में वो तीनों शूटर थे। देखिए, कई बार ये बात कही जा रही है। कल आज तक के आप ही के चैनल के दिल्ली के एक पत्रकार ने मुझको फोन करके कहा था। कल पटना के भी पत्रकार एक दो लोग आए थे, कल या परसों। लखनऊ से कई सज्जन आए। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए तो अपनी तरफ से ले रहे हैं सब लोग कि नंबर उन्हीं का है। लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। कलर फिल्म जब बनेगी जब अफजाल अंसारी से भी कहलवाया जाए कि उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, हुए हैं, होते रहेंगे। लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ। लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं। ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो तीन ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए। 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे। उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी। उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना। और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन्न स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। और एक के सिपाही दू आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे, ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। ये जांच का विषय है कि उस समय, उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी। देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है, एक हत्या अतीक अहमद
और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई, और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। और आज ही मैं देख रहा था, इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाजा था वो अतीक अशरफ का जनाजा ही नहीं था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा था। हमें शर्म ना आए, हम बेशर्म हैं। हमें बेशर्म बनाने के लिए आप ही लोग हैं। हमारी बेशर्मी को भी आप हमारी उपलब्धि बताते हैं। अरे साहब, आप तो बाप रे बाप, इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। इसी तरह का जब भी सत्ता की ताकत पर इस तरह की घटना को कोई न्याय कहता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। उस पर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं उस पर क्या? अब राजनीतिक, अब हम लोग कहाँ हैं? नहीं, हम का विशेषरगंज के मिर्चा के व्यापारी हैं? आप हमसे पूछेंगे तो हम बयान देंगे तो कहिएगा राजनीतिक बयान आ रहा, फिर कहिएगा भड़क गए थे, फिर कहिएगा अड़क गए थे। अब तो जुमले आपके हैं। राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो बयान किसका आएगा? किसी का बयान नहीं आ रहा। आप जाके पूछते हो प्रोफेसर राम गोपाल यादव से, आप जाके पूछते हो माननीय अखिलेश सिंह यादव से, आप जाके पूछते हो जिससे आप पूछना चाहते हो। नहीं, लोगों ने सुरेश खन्ना से पूछा, गिरिराज सिंह से भी पूछा, बहुत सारे सब लोगों से पूछा, सब लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपनी विफलता को, किसी की विफलता को आप उपलब्धि बता दो। आप ही तो आंकलन कर रहे हो कि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। मरवाओ, अगर फायदा मिल रहा मरवाने से, फायदा मिल रहा लोगों के घर गिराने से, अब तो पता 24 में लगेगा। इसका राजनीतिक लाभ आगामी लोकसभा में मिलने वाला है किसको? अब इसका आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ नहीं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का राजनीतिक लाभ न लेना है और न उस पर हमें चर्चा करना है। इसकी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। या तो हम कहें कि हम व्यवस्था बनाने में अक्षम हैं, लेकिन आपको आपका चैनल कहिएगा इसी में चल रहा। आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का, मैंने कल एक पत्रकार बंधु से कहा था, ये बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए, या ये बात आपने पूछी कि किसी की कॉन्स्पिरेसी में आप सम्मिलित है इसलिए आपको पता है, या ये बात आपने हमसे कही इसलिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा करने के लिए बताया है? तो आप बताइए। ना नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं तो ऐसा सवाल क्यों, ऐसा सवाल क्यों? उस दिन तो सांसद जी, उस दिन तो मीडिया बाइट ले रही थी और मतलब उस दिन तो मीडिया ने जोखिम में डालकर वो चीज कवर की। जोखिम में डाल के नहीं कवर की। मीडिया षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है, सब मीडिया नहीं हो सकता है, लेकिन मीडिया के भेष में कौन है आप? आज मेरा मानना है भेष बदल करके कालमैनी भी आया था, अब भेष बदल करके रावण भी आया था सीता मैया का हरण करने। तो मीडिया के भेष में समाज में अच्छे बुरे सब होते हैं। समाज में अच्छे बुरे नहीं होते हैं, मीडिया का तो भैया मैं कह रहा हूं देश की जनता के दिल में अगर पूछ दीजिएगा तो आपकी मानसिकता के लोग तो जो खुशी मना लें। आम आदमी मीडिया के बारे में बहुत ही बुरी राय कायम कर रहा है, बहुत ही बुरी। क्यों कायम कर रहा है? क्योंकि आपके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक साहब का जो इंटरव्यू आया है, और किसको इंटरव्यू दिया है उन्होंने, वो उस शख्सियत को इंटरव्यू दिया जिस शख्सियत को मोदी जी इंटरव्यू देते देते उठ के भाग गए थे। थापर साहब को पानी पिए और भाग गए। और मलिक का वो बयान जिसमें
2019 में पुलवामा की वो घटना जिसने देश को हिला दिया और मातृभूमि के 40 से अधिक वीर सपूत जिस घटना में जिनका बलिदान हो गया, उस घटना का रहस्य पर पर्दा उठता जा रहा और बहस इस पे रोकी गई है। जवाब भी नहीं आ रहा, क्योंकि बहस बढ़ाई जाएगी तो उसके पेट में अभी बहुत कुछ है। ये वहीं का एलजी था, उसे मालूम है कि 5 जहाज मांगा गया था, उसे मालूम है कि 5 जहाज में अगर उड़ के चले गए होते देश के सैनिक तो समय भी कम लगता, जोखिम भी नहीं होता, लेकिन 5 जहाज नहीं दिया गया। उसने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लेके कुछ कहा है, बचा क्या है? उसने प्रश्न किया है कि उन आतंकवादियों को जिन्हें अल्टीमेटली एक चेक पोस्ट पे पकड़ा गया, उनको लेके निकलने वाला वो जो देवेंद्र सिंह डीएसपी था, वो पकड़ा गया, जिसने कहा कि आप लोग हमको मत रोकिए, मैं मिशन में हूं, तुम्हारी गाड़ी में ये आतंकवादी हैं। अरे हैं तो वो भी एक मिशन में है। कुछ थे देशभक्त जिन्होंने उनकी बात नहीं सुना, उनको अरेस्ट कर लिया। आप बता दीजिए हमको, मैं तो संसद सदस्य हूं, नहीं जानता कि देवेंद्र सिंह कहाँ है। आप पत्रकार हो आज तक के, बता दो देवेंद्र सिंह का क्या हुआ? उनको सजा हुई थी, जेल हुई थी। नहीं, कहाँ है, कौना जेल में है? भाई जेल तो हम लोग सुने कि जम्मू कश्मीर की जेल में है कि तिहाड़ जेल में है कि डासना जेल में, कहाँ है? सीन से गायब। देशद्रोह का इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाले का कुछ देश की जनता जानना चाहती है, ये सवाल उठाया है। और राज्यपाल महोदय के इन सवालों पर चर्चा न हो, बहस न हो, देश में ये खबर रुक जाए। बहुत बड़ा हादसा हुआ है अतीक अहमद का, लेकिन उस हादसे के आड़ में उससे बड़े हादसे को, जिसकी रहस्य पर्दा उठने लगा, उसको रोक दिया जाए। अब उस कहानी पुरानी हो चली तो जल्दी से मुख्तार का नाम जोड़ दिया जाए और थोड़ी आगे बढ़ेगी। 15 तारीख की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, दिन की घटनाक्रम क्या होगा और रात का घटनाक्रम क्या होगा। 5 जिले की फोर्स गाजीपुर में बुलाई गई थी जिस दिन आपका फैसला आना था जी, और दिल्ली के मीडिया के लोग आए थे, मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं। पटना आ गया था, लखनऊ आ गए थे, बनारस से आ गए थे। आप गाजीपुर के प्रेस के लोग हो, आपकी संख्या 10-20 रही होगी, लेकिन वो 50-100 थे। हम तो हर तारीख पे जाते हैं। मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, एक गाड़ी लेके चला जाता हूँ, 4 लोग बैठते हैं बस। कोई बता रहा था कि आप जो है वो अपने सामान लेकर आए थे गाड़ी में, कि आपको शायद अब फैसला जब सुनने जाता है तो आदमी जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके लिए तैयार होके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस पे तो संतोष कीजिए कि मेरे जैसा आदमी है जो न्यायपालिका में आरोप का विचारण हो और निर्णय का स्वीकार हो। पसंद नहीं आए तो भी उसकी आलोचना नहीं करूंगा, उसकी अपील करूंगा। पूर्वांचल की सियासत में अफजाल अंसारी एक बड़े नाम। अब आप कहाँ चल रहे हैं इस पे? मैं आपसे एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहूंगा कि आगामी लोकसभा में आप क्या देख रहे हैं कि अगली सरकार किसकी आने वाली है, क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मूल मुद्दे पे आप आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात अगस्त में करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव की असली पटकथा किस तरह से सेना बनेगी ये अगस्त में तय होगा। अगस्त से पहले देखते रहिए, जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें कुछ असली भी है और कुछ नकली भी है, लेकिन बाकी देश के
ज्यादातर हिस्सों में 5 प्रदेशों में तो चुनाव चल रहे हैं। अभी कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि हिंदुस्तान से कांग्रेस विहीन भारत बना देंगे, विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जमी जमी सरकार, ये नड्डा साहब वही के हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गाजीपुर आए थे, ये हिमाचल प्रदेश के ही हैं। आप अपना प्रदेश नहीं बचा सके। ये देश में नारा दे रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन हिमाचल में वो नारा दे दिए सब कि भाजपा मुक्त हिमाचल, और हिमाचल में उनकी सरकार बन गई। 4 में चारों एमपी इनके थे, अब शायद बोहनी भी ना हो इनकी। कर्नाटक में चुनाव चल रहा, आपने ही सी वोटर का सर्वे पेश किया है, देख लीजिए उठा करके। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 128-130 सीट जीत रही, जेडीएस अलग से 20 से 30 सीट जीत रही, और भारतीय जनता पार्टी के औकात 62 से लेके और 75 के बीच आपके सर्वे में। असलियत तो इससे भयंकर है। वो कर्नाटक जहां 28 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 26 सीट अकेले मोदी जी के कैंप में थी, उसी तरह की परिस्थितियां राजस्थान में हैं। 25 सीटें पार्लियामेंट की हैं वहां, इस साल चुनाव हो रहा। 25 में 25 भाजपा की थी। आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश 29 सीट है, 29 में 28 सीटें भाजपा के पास थी 2019 में। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहां जहां चुनाव रहा सारी सीटें इनके पास। अब क्या होने जा रहा, अब इन 5 राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है, जहां इनके पास 97 लोकसभा की सीटें थी, अब 27 लोकसभा की सीट भी नहीं आएगी। क्या लगता है 200 के अंदर सिमट जाएंगे? अब मुझे लगता है कि 60 सीटों का तो घाटा अभी इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होगा इसमें हो जाएगा। इसके बाद बड़े राज्य बचे हुए हैं। महाराष्ट्र है, 48 में 42 सीटें इनके पास थी, और आज की स्थिति में डबल फिगर पहुंचना मुश्किल है। अगर गडकरी साहब के लिए कोई दरिया दिली दिखा दिया अपने अहंकार में भाजपा नेतृत्व के लोगों ने, तो 5 सीट भी जीतना इनको महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगा। वही परिस्थितियां बंगाल की हैं। 18 सीटें इनके पास थी, 2 सीटों में सिमट जाना है। बिहार में 40 सीटों में 39 इनके पास थी। जो हालात बिहार के दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह प्लेटफॉर्म बना है, अंडर 5 स्कोर हो जाए। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में अभी तो हम कहते हैं 80 सीट है, 81 सीट भाजपा के खाते में लिख दीजिए। इससे ज्यादा तो नहीं, 66 तो पहले ही मिली हुई है, इस बार 81 लिख दीजिए। लेकिन कहां का घाटा पूरा करेंगे यूपी से? कर्नाटक का घाटा, कि महाराष्ट्र का घाटा, कि राजस्थान का घाटा, कि बिहार का घाटा, कि बंगाल का घाटा? कहां का घाटा? मतलब आपके कहने के अनुसार आज की डेट में मेरा कहना है कि अगस्त में वो तस्वीर सामने आएगी कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा। सर, अगस्त नहीं क्यों? अगस्त क्रांति, अगस्त भारत के राजनीति में किसी क्रांति के लिए एक सबसे शुभ मुहूर्त अगस्त को माना गया है, और हमारे उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वांचल में अगस्त क्रांति के लिए एकदम, आपको मालूम है देश में क्रांति बाद में हुई, देश आजाद हुआ 47 में, और उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल 42 में 18 अगस्त को झंडा